देखिए यूपी सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो कैंडिडेट्स भी ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियसली क्रिमिनल्स भी ज़्यादा होंगे। कानून आप देखिए आर्टिकल 142 के तहत जो भी सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस ले करता है दैट बिकम्स द लॉ ऑफ द लैंड। उसका नाम था लोक प्रहारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस रखी थी। उसमें ये बोला गया था कि एक पोर्टल होना चाहिए जहाँ पे सबकी डिटेल्स आनी चाहिए। तो मुझे लगता है सारी पार्टीज़ को एक मत होके जो अभी 2024 में जो चुनाव आने वाला है उसमें देखना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कैंडिडेट्स उतारें जो एकदम स्वच्छ प्रवृत्ति के हैं। लोगों का मत यही होता है कि कोई ऐसा बंदा आए जो उनके वेलफेयर के लिए काम करे। लगातार सांसदों की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से देश को आगे बढ़ाने वाले और उनको संभालने के लिए सांसद को जिस तरीके से देखा जाता है देश के विकास के लिए तमाम मुद्दों को लेकर के वो चर्चा करते हैं, देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन जो विज़न तय होता है क्या उस विज़न पर काम होता है? क्योंकि जिस तरीके से सांसद ही जब अपराधी की श्रेणी में गिने जाने लगे तब क्या इस पर कोई कानून बनना चाहिए? क्या कुछ राय इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर आज हमारे साथ मौजूद है सार्थक अरोड़ा, जिनसे हम चर्चा करेंगे। सार्थक जी, इसको किस तरीके से देखते हैं? 763 सांसदों में से 306 पर क्रिमिनल केस और उसके बाद अगर देखा जाए तो 194 सांसद ऐसे हैं जिन पर हत्या से लेकर के महिला अत्याचार जैसे आरोप हैं। जब सत्ता की चाबी सत्ता इनके हाथ में है तो क्या वाकई बदलाव हो सकता है? जी, पॉलिटिक्स में जितने भी कैंडिडेट्स आते हैं उनमें थरोली इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि कौन सा कैंडिडेट किसी के क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हैं या नहीं, कोई बैकग्राउंड ऐसा तो नहीं कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइम या वायलेंस का एक बैकग्राउंड है, क्योंकि अल्टीमेटली उनको गवर्न करना है लोगों को। और लोगों का मत यही होता है कि कोई ऐसा बंदा आए जो उनके वेलफेयर के लिए काम करे। इसके लिए हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में बहुत बार डिस्कशन हुई है। मेनली हमारी रिट पिटिशन थी 784 ऑफ 2015। उसका नाम था लोक प्रहारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस रखी थी। उसमें ये बोला गया था कि एक पोर्टल होना चाहिए जहाँ पे सबकी डिटेल्स आनी चाहिए कि इनके पीछे क्या बैकग्राउंड रही है, कोई केसेस पेंडिंग हैं, वो केसेस सिविल हैं या क्रिमिनल हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के होम पेज में 48 घंटे के अंदर ये सारी डिटेल्स आ जानी चाहिए। आपके मेन क्वेश्चन पे आने से पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि क्रिमिनल जो लिटिगेशन है ना, उसमें ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। एक तो एक्चुअल केस जो चल रहा है, एक जो नकली केस किसी पे थोप दिया जाता है। तो हर पार्टी में, भारत की हर पार्टी में ऐसी कोई भी पार्टी नहीं होगी जिसमें कोई भी कैंडिडेट है जिस पे कोई क्रिमिनल केस है ही नहीं। इनफैक्ट एक लिस्ट रिलीज़ हुई थी जी 1-1.5 महीने पहले, उसमें अभी कैंडिडेट्स का फेरबदल चल रहा है, लेकिन हर पार्टी में आई गेस मोर देन 27% क्रिमिनल एंटीसीडेंट वाले कैंडिडेट्स हैं। तो मुझे लगता है सारी पार्टीज़ को एक मत होके जो अभी 2024 में जो चुनाव आने वाला है उसमें देखना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कैंडिडेट्स उतारें जो एकदम स्वच्छ प्रवृत्ति के हैं, जिस पे लोग ट्रस्ट कर सकें और हम मान सकें कि सही में एक देश एक बेहतर राह की तरफ जा रहा है। बिल्कुल, अगर सार्थक जी समझने की कोशिश करें, आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की इतनी गाइडलाइंस है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर आप कमी फिर कहाँ पर देख रहे हैं? क्या वाकई यहाँ पर जो है चुनाव आयोग की कमियाँ देखते हैं? क्योंकि जब इन सारे लोगों का जब रिजल्ट निकलता है, लोग चुने जाते हैं, चयनित किए जाते हैं, लेकिन उसमें भी जब क्रिमिनल्स को ही आप बढ़ावा दे रहे हैं। जी, देखिए बहुत सारी जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस भी आई हैं इसमें। जो मेन मुद्दा है जैसे आपने पूछा वो है नॉन इम्प्लीमेंटेशन का, लोगों का या पार्टीज़ का इसको मानना ना। तो जो एक फॉर्म 26 है, ठीक है, जिसको हर कैंडिडेट को भरना है, एक रिपोर्ट आई है कि उसको लोग इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे। उसमें जितने एंटीसीडेंट्स हैं लोग भर ही नहीं रहे, या भर रहे हैं तो गलत भर रहे हैं। कितनी फ्रेश एफआईआर्स इसी साल जो रूलिंग पार्टी है या चाहे जो दूसरी ऑपोजिशन पार्टी से हैं या छोटी इंडिपेंडेंट निर्दलीय जो भी खड़े हो रहे हैं उनके पास भी चल रहे हैं क्रिमिनल पेंडिंग केसेस। तो सुप्रीम कोर्ट के, माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पालना ना करना ये बहुत बड़ा गलत बात है पूरी सोसाइटी एज अ होल के लिए। जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उनको देखना पड़ेगा, जो नॉन इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या स्टेप्स उठाने चाहिए वो इलेक्शन कमीशन को देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत हाई टाइम आ गया है, चुनाव सर पर है। जी, लेकिन अगर इस बीच देखे जाए तो क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट के नज़र में अगर ये मुद्दे आते हैं, जिस तरीके से एसोसिएशन फॉर अ डेमोक्रेटिक की रिपोर्ट आई है रिफॉर्म की, तो इसके तहत अगर देखें तो क्या ये समझना ज़रूरी नहीं है कि इसके पीछे एक कोई कानून बनना चाहिए? क्योंकि जब हम एक विकास का विज़न लेकर के चल रहे हैं, देश को अपराध मुक्त करने का विज़न लेकर के चल रहे हैं, लेकिन जब गंदगी भीतर है तो हम घर के बाहर किस तरीके से स्वच्छता ला सकते हैं?
कानून आप देखिए, आर्टिकल 142 के तहत जो भी सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस ले करता है, दैट बिकम्स द लॉ ऑफ द लैंड। ठीक है, आप अगर कहना चाह रहे हैं कोई अलग से एक्ट आए, ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल्स एक्ट गवर्न करती है पूरे एम्बिट को। ठीक है, अब इसकी पालना ना करना एक तरीके से कानून तोड़ना ही है। ठीक है, अगर हम गाइडलाइंस को देखें ना, तो क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स 2002 से चलते आ रहे हैं, जब ये लिटिगेशन स्टार्ट हुई थी। उसके बाद 3 PILs डल चुकी है इस मामले में। तो अभी जो लेटेस्ट मामला आया है, जस्टिस नरिमन अब रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छी गाइडलाइंस दी हुई हैं और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रीमलाइन गाइडलाइंस दी हुई हैं कि अगर इसकी पालना ना की जाए तो उस कैंडिडेट को हटाया जाए। पर अनफॉर्चुनेटली आज तक दिक्कत ये आ रही है कि लोग अभी भी इसको फॉलो नहीं कर रहे, क्योंकि मेरे हिसाब से पॉलिटिक्स ही एक ऐसा अरीना है जहाँ पे ना बहुत सारी ग्रे शेड्स हैं, जहाँ पे कुछ ब्लैक एंड वाइट नहीं है। आप जाएंगे तो वो कहेंगे कि ये सारे केसेस हम पे इम्पोज करे गए थे, तो थरो इन्वेस्टिगेशन करके डिटेल रिपोर्ट दे दो। चुनाव से पहले 2024 से पहले जनवरी 1 को चुनाव की एक रिपोर्ट दे दी जाए, ताकि लोग समझ तो पाएँ जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में हम वोट देने जा रहे हैं क्या वो सही है या नहीं। ठीक है, तो ये ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल होनी चाहिए। और अगर बात की जाए तो जिस तरीके से सांसदों की बात की जाए, राज्यों की बात की जाए, तो बिहार का नाम सबसे ज़्यादा इसमें शामिल हो रहा है कि वहाँ पर 56 सांसद हैं, जिसमें से 41 सांसद जो हैं जिन पर क्रिमिनल अपराध हैं, वो उसके दायरे में आते हैं। यूपी के भी 37% सांसदों पर इस तरीके के आरोप लगे। तो किसी भी राज्य में क्रिमिनल्स के आंकड़े बढ़ना, वहाँ पर जंगल राज को देखना, तमाम चीज़ों का लेकर के कई मुद्दे ऐसे आते हैं। जैसे बिहार की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी जो है जंगल राज के बतौर उसको देखा जाता है। तो वहाँ पर जो कमियां हैं क्या इसी वजह से आती हैं कि वहाँ के जो जो पालन करता है, यानी कि जिनके हाथ में सत्ता है, वही जब अपराधी हैं? सवाल आपका अच्छा है। देखिए, यूपी सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो कैंडिडेट्स भी ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियसली क्रिमिनल्स भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, जहाँ तक बिहार की बात है, ये जो डेटा आपने मुझे बताया है सच होगा, लेकिन ओवरऑल देखूंगा मैं, किसी स्टेट पे कमेंट अपॉन नहीं करूंगा, ना रूलिंग पार्टी पे कमेंट अपॉन करूंगा और ना ही ऑपोजिशन में कमेंट अपॉन करूंगा। मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि जो गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो किया जाए। गाइडलाइंस में क्या है, 6 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। नाम, एड्रेस, ठीक है, प्रेजेंटली रिजाइडिंग एट, any criminal cases pending, if pending what are the statutes under which they are pending, stage of investigation, whether convicted before, whether acquitted, details of the case। ठीक है, that's it। तो देखिए, हमारे साथ सार्थक जो जुड़े हुए थे, सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर हैं, उन्होंने बताया कि जब इस तरीके के मामले आते हैं, आंकड़े आते हैं, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए एक गाइडलाइन भी दी गई है। लेकिन आज के समय अगर देखा जाए तो कोई भी इसको फॉलो सही रूप से नहीं करता। अगर फॉलो करे तो यकीनन, क्योंकि जिस तरीके से सत्तारूढ़ पार्टी हो या फिर आने वाले समय में पार्टी हो, पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, हर कोई अपने आप को स्वच्छ और शुद्ध, कहा जाए तो गलत नहीं होगा, अपने आप को अपराध मुक्त बताता है और देश को अपराध मुक्त करने की बात करता है, विकास की बात करता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न आज भी यही है कि उस देश का विकास कैसे हो सकता है जिस देश के जो लोग हैं, जो चुने गए हैं, वही खुद एक अपराधी की श्रेणी में गिने जाए। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। कैमरा पर्सन राज के साथ आस्था तिवारी।